पूछे भी जरा फिल्म ठीक पॉलिटिक्स में आपने एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में आपने पॉलिटिक्स करनी है। तो जो पार्टी की सपोर्ट है हमारी, वो फिर ये ना होगा मैं अपनी पार्टी की ज्यादा मैं प्रमोशनल बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई नहीं काट दे वो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द डॉक्टर्स। मैं हूं मुजम्मिल शब्बीर, मेरे साथ मौजूद हैं हमाद भट्ट, वसीम, और जो आज मेरे साथ मेहमान हैं मैं उनका भी बीटीएस में आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं उनका तारुफ पूछ रहा था तो मैं गिन रहा था कि चीज़ें यही हैं ऐसा ही है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, यूथ एम्बेसडर हैं, नेशनल पीस लीडर हैं, आर्टिस्ट हैं, पीएसएफ के मेंबर हैं, कॉमरेड हैं, और उसके साथ एक बहुत अच्छे अदाकार। तो आज जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो है सिफ्ते हसन। हम इनसे बात करेंगे, कोई गपशप लगाएंगे, सियासत पे बात होगी, उसके बाद पीएसएफ की बात होगी, उसके बाद आर्टिस्ट, आपको पता है आर्टिस्ट तो फिर बात होती है। तो जी वेलकम सिफ्ते भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। मेरा था कि आपके साथ एक पॉडकास्ट करना है मुझे, तो मैं आपको बुला रहा था और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। तो शुरू करते हैं भाईजान, पूछे इतना लंबा मैंने बोला है यार, मतलब कि बैल खोल दी जाओ। अच्छा मैं अब स्टार्ट लेता हूँ, चलो ठीक है। अच्छा सिफ्ते भाईजान, मेरी ना आपसे सबसे पहली चीज जो है आपसे कि आपने अपने आप को पहले आर्टिस्ट समझते हैं या पॉलिटिशियन समझते हैं? यार आपस की बात है, मैं कसम से आज तक इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया पहले मैं क्या हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले जो हूँ ना मैं आर्टिस्ट हूँ, पहले आर्टिस्ट हूँ, उसके बाद पॉलिटिक्स भी आर्ट ही है, फर्क नहीं है इतना। तो वो इंटरव्यू में देख रहा था उसका, कपिल का चल रहा था, तो उस पर वो इंडियन एक्टर्स जो है उसका शोहर जो है वो उसका पार्लियामेंट का मेंबर भी है, तो कपिल ने उससे सवाल किया कि शोबिज़ में और इसमें फ़र्क क्या है पॉलिटिक्स में। तो कहता है कि पॉलिटिक्स में आपने एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में आपने पॉलिटिक्स करनी है। याद आ गया। ये वक्त कुछ इस तरह का जो आ रहा है कॉम्बिनेशन है। तो एक मिनट, अब इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। मुझे सवाल जर्नी से स्टार्ट करते हैं। चलो सही है। अच्छा सिफ्ते भाई, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी जर्नी जो है, आपकी तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी से है और उसके अलावा आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही थिएटर करना स्टार्ट किया। वहाँ की पंजाब यूनिवर्सिटी की ड्रामेटिक्स में आप रहे, उसके प्रेसिडेंट रहे, बड़े कॉम्पिटिशन्स में मैंने आपको देखा, आपकी टीम्स को देखा। तो ये थिएटर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? यार थिएटर की जर्नी उसी तरह से, हम मुजम्मिल के मैडम मदीहा के साथ हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी कि आपने थिएटर का सारा जो सेगमेंट है आपने कोऑर्डिनेट करना है। तो स्कूल में ज़माने में वो एनुअल प्ले भी करते होते थे और वो डिक्लेमेशन में करता होता था, तो मैडम के पास सारे ऑडिशन मैंने रखवाए और सारे ऑडिशन हो गए, तो मैडम ने मुझे कहा तो खड़ा होना इधर आके। तो अब वो डिक्लेमर थे तो पकड़ के जो है ना वो बोलना शुरू कर दिया। तो प्ले भी अपना था, वो 3 मौलवी खड़े होते हैं जो का बुला नहीं था, पर मैं अब नाम उसका भूल गया। या आप नाम लेना नहीं चाहते? बड़ा फ्लो में मैंने बोल दिए, तो मैडम के हैं सारे ऑडिशन करवा दिए, बस तू भी आ जा, तू भी एक्ट कर रहा है। तो वहीं से फिर जो है ना एक सिलसिला वो शुरू हुआ है। ये भी मैं बात कर रहा हूँ आई थिंक 2012 की। तो वो साल फिर वो मैडम ने फिर जिस तरह से कंडक्ट है, हम इकट्ठी उस मैडम की क्लासेस भी हमने ली है, डांट भी खाई है, सारा कुछ हुआ है। तो उधर से बस सिलसिला स्टार्ट हुआ है। पीयू में आगे फिर एक डिफरेंट तरीके का हमने वो थिएटर एक्सप्लोर किया। मैडम से मुराद आपकी मैडम मदिया का थिएटर के जो। अच्छा तो सिफ्ते भाई, क्या लगा जब आपने थिएटर, मतलब कि आपने सोचा कि यार, आपको किस पॉइंट पे लगा कि यार यही करना, मुझे थिएटर ही करना है? यार बड़ा वो शुरुआत में ना बड़ा वो फन था कि आपको अपने पेयर ग्रुप के आपको साथ में दोस्त मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर वो एक दूसरी शख्सियत में किरदार में जाना और आपने अपने किरदार को पीछे रख दिया क्या है, और आप एक डिफरेंट वो जोन में आके आप डायलॉग दे रहे हो। तो थोड़ी देर के लिए लगता था यार अब वो सिफ्ते जो है पता नहीं किधर आ गया। तो अब वो चाहे आप मौलवी बन गए हैं, चाहे हीरो हैं, विलन है, स्पोर्टिंग है, हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, कुछ भी है, तो वो एहसास जो था ना वो आई थिंक उसने ऐसा पकड़ा है कि वो फिर साथ चिमट ही गया है।
फिर वो जो एक आप जोन में जाते हैं, आई थिंक वो जोन का एक असर है कि वो फिर शुरू हो गया और अभी तक साथ है। मगर हर धक्का से ये होता है कि डिफरेंट जोन में जाना, फिर जोन अपने जोन में वापस आना, उसी का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि मैं एक सवाल करके फिर हम वसीम भाई की तरफ चलते हैं कि आप इनकलाबी कब हुए हैं? आपको कब लगा कि मुझे इनकलाबी हो जाना चाहिए? इनकलाबी मेरा ख्याल है कि आपकी जब आँख में आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि सोसाइटी में या मुआशरे में थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू ना हो जाए, लेकिन बिकॉज जब आपकी ऑब्जर्वेशन आ जाती है कि यार कहाँ पे नाइंसाफ़ी है, और आप उसको जब फील करना शुरू करते हैं और फील करने के साथ जब आप उसको फेस करते हैं, वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट आता है कि यार ये क्या चल रहा है समाज में, भाई ये मेरे इर्द गिर्द क्या ये सारा सिस्टम जो है वो ख़राब किया हुआ है और कोई बात नहीं कर रहा है इसके ऊपर। तो आई थिंक फिर आपको चुल होती है, आपको फिर कोई कीड़ा काटता है कि नहीं यार इस पर एटलीस्ट बात तो करो, तो कोई नहीं, मुजम्मिल नहीं कर रहा, आवाज़ नहीं कर रहे, भाई नहीं कर रहे, मैं तो करूँ। तो आई थिंक वो जो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, उसने फिर ट्रिगर किया कि नहीं यार कोई ना कोई बंदा हो जो बात बोले। फिर वो उसमें फिर आप मुजाहरों में जाते हैं, देखते हैं कि क्या सिलसिला कर रहा है बात उठाने का, आवाज़ उठाने का, और फिर आप आर्टिस्ट हो तो आई थिंक वो फिर एक कम्बिनेशन ऐसा डेवलप हो जाता है कि आपको बात करनी भी आती है, आपको बात निखारनी भी आती है, और आपको सही अल्फाज मिल जाते हैं इशू को टेकअप करने के लिए। ओके, आपकी इस बात से मुझे सिर्फ एक पॉइंट याद आ गया, आपने कहा आवाज उठाना। हमारे यहाँ आवाज नहीं उठाई जाती, बिल्कुल भी नहीं उठाई जाती। तो इसी तरह उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। ये हमारे खामोश किरदार है। ये रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की। हमने इनको जब यहाँ पर लगाया, जब हमने फर्स्ट एपिसोड किया, तो हमने कहा इसका नाम क्या रखना चाहिए? हमने कहा खामोश किरदार। मतलब कि ये सब देखता है, सब सुनता भी है, लेकिन खामोश रहता है। तो ये आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई। तो ये हमारा खामोश किरदार है। तो ये डॉक्टर का थोड़ा सा मैं आपको नरेट कर दूं कि व्हाट इज डॉक्टर। बेसिकली डॉक्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने अपने व्यूअर्स के लिए, अपने आर्टिस्ट भाइयों के लिए, मतलब कि परफॉर्मिंग आर्ट से जो रिलेटेड है, इवन कि कोई स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, तो वो जो भी दिल की बात है, अगर वो कोई बात करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। अगर आपको शायरी पे बात करनी है तो हम शायरी भी, पता है, समझ लें। तो डॉक्टर्स बेसिकली वहां से डॉक्टर भैया भैया। तो ये आइडिया वहां से आया था कि इसको डॉक्टर। तो ये वही हमारा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे जो भी दिल में आ रहा है वो आपने बस बोल देना। यार बहुत अच्छा है, और ये तो आपकी अप्रिसिएशन बनती है कि वो हमारे यहाँ पे आजकल जो प्रोग्राम भी होते हैं, इस तरह की जो पॉडकास्ट करने की भी कोशिश होती है, सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। तो आपने एक उसमें से जगह निकाली है कि यार बैठते हैं, कैथारसिस करते हैं, कुछ दिल की बातें करते हैं, कुछ बोझ हल्का करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सिद्धे भाई, वेलकम अगेन टू डॉक्टर्स। Yes. सिद्ध भाई, आपकी जैसे जर्नी रही है एक थ्रू वहाँ से, फर्स्ट यू वर द थिएटर आर्टिस्ट, देन यू मूव टू बी अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आपने बताया कि आपने जब आवाम के जो इश्यूज देखे, इतने सारे इश्यूज हैं, इतने सारे वाक़यात हैं, तो आपने कहा कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्यों ना मैं अपने प्ले के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए उन कहानियों को नुमाया करूँ। जहाँ पर बात आती है प्लेस को लेके, जहाँ पर आप सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, तो वहाँ पर जो पीछे जो फॉर एग्जांपल एनजीओ है या पॉलिटिकल पार्टी है जो इन्वेस्ट कर रही होती है, उन प्लेस को लेके क्या देखती है? और जिस टाइम पे जब आपने ज्वाइन किया था तब एक बहुत पीक था एक सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करने का, उसका प्लेस बनाने का, वो चीज़ अभी भी बरकरार है? इसी तरह ये होती है या वो चीज़ चेंज हुई है? क्योंकि हमारे देखने वालों को एक इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि ये सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो प्लेस होते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं, वो कहानी किस तरह जाती हैं, वो किस तरह बैक किया जाता है थ्रू स्पॉन्सर पॉलिटिकल पार्टीज, एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग दी सोसाइटी। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें बन जाती हैं। मेरा ये ख्याल है कि जो तो जहाँ तक ताल्लुक है उस थिएटर का जो समाज के लिए है, जिसमें सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान में का थिएटर का है, और उसके अलावा बड़े थिएटर ग्रुप्स हैं जो काम इसके ऊपर करते रहे हैं। मुझे ये लगता है कि क्योंकि मेरी थिएटर की जो एक जर्नी है वो स्टार्ट हुई 2012-13 से, तो 12 से जो 16-17 तक का स्पेल है उसमें प्लेस ज़्यादा देखने को मिले। उसमें ज़्यादा प्लेस ऐसे निकाले गए, कंपनीज ने निकाले, थिएटर ग्रुप्स ने निकाले, जिसके ऊपर वुमेन राइट्स के ऊपर बात हो रही थी, मिनॉरिटीज़ के ऊपर बात हो रही थी, आपके फंडामेंटल राइट्स पे बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात हो रही है। अब जब डिजिटल एज हमारी, आई थिंक ये 16-17-18 ही था जब डिजिटल एज हमारी थोड़ी मैच्योर होना शुरू हुई, पेजेस डेवलप हुए। अब उसके साथ साथ वो जब डिजिटल एज स्टार्ट हुई है तो वो जो एक संजीदा डिस्कशन थी वो बहुत पीछे रह गई। अब वो फिर टेकअप किन्होंने कर ली, वो टेकअप में मजा आया, मजा होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसमें वो जो थोड़ी सी मैं उसको गलाजत या कुछ उस तरह के लफ्ज नहीं बोलूंगा, लेकिन उसकी एक अपनी डोमेन है, वो भी उस तरह का भी कंटेंट होना चाहिए, लेकिन वो जो संजीदा बात थी वो छुपी गई।
अब उसके बाद क्या हुआ कि वो जो संजीदा थिएटर देखने वाले थे, संजीदा थिएटर बनाने वाले थे, कहानीकार थे, कहानी लिखने वाले थे, वो बैक बेंचेस पे चले गए। अब मुझे ये लग रहा है कि 2024-25 में अब वो चूंकि थोड़ा सा हमारी ऑडियंस है वो शायद मैच्योर हो गई है, वो नेटफ्लिक्स देख रही है, अमेजोन देख रही है, इंटरनेशनल कंटेंट देख रही है, अब उसको समझ में आना शुरू हुआ है कि यार हमारे यहाँ पे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है वो नैरेटिव के हवाले से या आने वाली नस्ल की उसकी जो है तरबियत के हवाले से वो अच्छा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वो 10 साल के गैप के बाद अब थोड़ी सी ऑडियंस मैच्योर हुई है, जिसकी आई थिंक वो एक छोटी सी अगर हम मिसाल को रख लें कि यार हम एग्जाम्पल क्या रख सकते हैं, मगर पाकिस्तान के टीवी ड्रामा हम उठा के देख लें कि पिछले 3 सालों में जो कंटेंट बन रहा है उसके मौजूद और उस 3 साल से पहले के जो 6-7 साल हैं उसके मौजूद देखें, आपको बड़ा ही फर्क नजर आएगा। अभी जरा संजीदा मौजूद पे भी बात हो रही है, आज विक्टिम से बात हो रही है, रेप पे बात हो रही है, हरासमेंट पे बात हो रही है, मॉब लिंचिंग पे बात हो रही है, पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, आजकल ड्रामास चल रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ा एक हौसलामंद है। लेकिन अब वो जो 7-8 साल हमारे तरह के आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने जो वो एक वो सारी, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ मुजम्मिल की, हमारा एक ही पेयर ग्रुप है, मेरा ये ख्याल है कि हमें स्टार्ट में ट्रेनिंग दी गई ओल्ड स्कूल के, पहले पढ़ें, पहले लिटरेचर पढ़ें, दिमाग खोलें, अच्छा दिमाग खोलिए, अच्छा आप किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करें, कर लिया, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इतना बड़ा रोल है कि आप डंडा लेके खड़े हुए हैं, अच्छा वो भी उस उधर से भी गुजर के, जब उसमें गुजरा तो बात ही रेडियो करना चाहिए आवाज के लिए, अच्छा अब उस सारे प्रोसेस में जब होके गुजर के, किसी ने बताया नहीं था कि भाई को टिकटॉक नाम की प्ला भी आएगी उसकी तैयारी नहीं थी। तो आई थिंक वो जो थोड़ा सा गैप था कि ओल्ड स्कूल और जो एक जेनजी की जो चीजें थी, हम भी अभी इतने बूढ़े तो नहीं हो गए, लेकिन वो माइंडसेट क्योंकि बुजुर्गों में गुरुओं में बैठे हैं तो थोड़ा सा वो डेवलप होता है मेरे ख्याल से, उसको अब कम्बिनेशन समझ में आ रहा है, अब उसकी एक फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि अच्छा यार ये करेंगे तो फ्री हो जाएगा। तो आई थिंक थोड़ा सा लेट है, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा है कि लेट है आपको जो आपने अभी बात की टिकटॉक की, और ये जो जनरेशन है, एक हमारी जनरेशन है जिसमें बताया जाता था कि मेहनत करनी है, पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है, फिर उसके बाद क्राफ्ट पे काम करना है, थिएटर करना है, ये एक प्रोसेस है, उससे निकलोगे फिर जाके कहीं पे पहुंचोगे, ठीक है। और अब एक बच्चा बैठता है और बैठ के कोई टिकटॉक पे अकाउंट बनाता है या यूट्यूब पे अकाउंट बनाता है या इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाता है और उस पर कुछ भी अपनी किसी भी किस्म का कंटेंट बनाता है, वो वायरल हो जाता है और वो पैसे भी कमा रहा होता है उससे, कि जो बंदा इतने 10 साल से थिएटर कर रहा है, ठीक है, और वो बहुत अच्छा एक्टर भी होगा, लेकिन उस बंदे को लाइमलाइट मिल जाती है, उसको मिल जाती है। तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है कि वो सही है, और अगर वो गलत है तो वो गलत किसके लिए है? क्योंकि उस इंसान के लिए जो मेहनत करता रहा, उसने अपने आप को डेवलप नहीं किया नए टाइम के मुताबिक, या वो बच्चा सही है जिसने अभी करंट टाइम में एक अपॉर्चुनिटी को चूज किया और उसने ओल्ड स्कूल वो प्रैक्टिस को करने के बजाय उसने कहा कि ये मैं करता हूँ, इससे मैं आगे निकल के दिखाता हूँ? देखिए मेरा ये ख्याल है कि सही गलत की जो एक आप ओरिएंटेशन बनाते हैं ना किसी बात में, तो गलत तो किसी को ठहरा ही नहीं सकते। तो जो मेरे ख्याल से दोनों सिचुएशन आपने बताई कि जो इंस्टाग्राम की तरफ है, रील्स की तरफ है, या अभी भी ओल्ड स्कूल चीज़ों के साथ लगा, मेरे ख्याल से दोनों ठीक है। वो क्या हम बात करते होते हैं ट्रस्ट प्रोसेस, तो प्रोसेस जो है वो उसके अंदर रहना बड़ा जरूरी है, और दोनों का कम्बिनेशन होगा तो कुछ चीज़ चलेगी। हम ये बोलें कि यार ये सही है और ये गलत है, आई थिंक वो हम थोड़ा सा जो है ना वो नाइंसाफी की पे कर जाएंगे। अब जिस तरह से बात की पहले के समाज में तब्दीली के लिए जो थिएटर प्लेस होते हैं, या उसका एक सियासी अंग भी अगर हम रखें, अगर तीनों चीज़ों को हम एक कैनवस पे रखें ना, तो उसके अंदर जो पहली चीज़ है कि अगर आपका लेट से आप कंटेंट बना रहे हैं लेकिन आपको बैकग्राउंड नहीं पता, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपने कुछ लिखा नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, तो आप क्या कंटेंट बनाएंगे? तो आप वो जो फर्स्ट हैंड आपको नॉलेज आ रहा है, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि अच्छा ये हैशटैग चल रहा है, इस पे बनाऊंगा, ये 4 जुमले बोलूंगा, ये पीछे मैं स्कोर लगा दूंगा, ये म्यूजिक यूज करूंगा, चीज़ में निकल जाएगी, चीज़ तो निकल गई, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? आप अपने आप को बतौर आर्टिस्ट अगर आपको कोई देख के आर्ट में आ रहा है, तो वो कुछ एलिमेंट भी तो होना चाहिए, कुछ एक आपकी बात में वजन भी तो होना चाहिए। अब बिला वजह वो आप इधर की करें उधर की करें, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका सरोपा कोई नहीं। मेरे ख्याल से ये कम्बिनेशन है आज की मेरे ख्याल से आज की जो हमारी जो जनरेशन है उसमें ये फॉर्मूला सेटिंग नहीं रही है, हम उस तरफ जा नहीं सकते। हमें एक कम्बिनेशन बनाना है, हमें ओल्ड स्कूल चीज़ें भी लेकर चलनी है, हमें नई चीज़ों को अडॉप्ट भी करना है, वो कम्बिनेशन वर्क करेगा। हम बोलेंगे नहीं हमने सिर्फ ओल्ड स्कूल रहना है, हम रिजिड हो जाए उसी बात पे कि नहीं जी आर्ट तो है तो होता ही नहीं है, और लमरा जाके बैठ जो शाम के 6 बजे तो बाद बड़े बंदे ठीक है, तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये है कि वो क्या की हो रहा है तो है ही नहीं, है तो है ही नहीं, मतलब यार वो भी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें पूरी डिबेट में नुकसान इस बात का है कि हमारी हुकूमत को, हमारी जो कल्चर डिपार्टमेंट चलाने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि खुदारा को मेहरबानी करो यार, तो अगर आपने कोई थोड़े से आर्ट इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, वहाँ पे जो अमर्जिंग फिल्म मेकर्स हैं, अमर्जिंग थिएटर डायरेक्टर्स हैं, अमर्जिंग थिएटर एक्टर्स हैं, उनको कोई मौका दे दो यार। आपने वो हाल बंद करके रखे हुए हैं, आप इतना फंड आता है वो किधर जाता है कुछ उसका पता नहीं है,
तो वो जो लैक है वो उस तरफ कोई बात नहीं करता कि यार अच्छा हुकूमती इदारे क्या कर रहे हैं, वो कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देख लें, मीडिया की बार बार बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं, हॉलीवुड की बात करते हैं, उनका जो टैक्स कलेक्शन है और वो टैक्स कलेक्शन में जो अपने वो स्टेट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो टैक्स उधर जाता है, फिर अवाम के ऊपर लगता है। हमारा 25 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ का अगर हम देखें 25 करोड़ लोगों की ऑडियंस है, हम उनको एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। अभी भी ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने बजट निकाला वो उन्हीं फिल्म मेकर्स को उठा के उन्होंने बजट दे दिया। हाँ, मैं ये बात करने ही लगा। जरे CM पंजाब ने खून भी जरा फिल्म ठीक नहीं बना। तो बात ये कि हमारे बड़े हैं, सारा कुछ है, लेकिन आप एक रेशो तो रखो यार, 50% आप ओल्ड स्कूल वालों को रखो, 50% इमर्जिंग लोगों को भी दे दो यार। इतनी दुनिया में ख्याल से गैप उधर है, गैप उधर है। यस, वो मुझे बताएं कि आपने एज एन आर्टिस्ट, आपको हमेशा से एक्टर बनना था या ये चलते हुए वक्त के साथ एक इत्तेफाक हुआ कि आप थिएटर की तरफ आ गए? जिंदगी की ना वो जितनी भी जिंदगी है, मैंने कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं गुजारी कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है। जिस काम में मजा आ रहा है उस काम को करता ही गया। तो जो आर्ट है, आर्ट मुझे लगता था कि अच्छा एक वो एक्सप्रेशन है कि जो मेरा कैथारसिस का टूल है, और सियासत मुझे लगता है कि ये मेरी तरफ से एक सदका जारी है। तो आप ठीक बात कर रहे हैं, आप थोड़ी सी लोगों की बात कर लें, अवामियत की बात कर लें, जिस तरह से ये सुन तो सब रहा है, ये बोल नहीं पा रहा। तो ये पाकिस्तान ज्यादा पाकिस्तानी अवाम है, सब सुन रही है लेकिन बोल नहीं पा रही। तो आई थिंक वो बोलने वाले जो है ना, फिर हमारी सियासत में वो एक बात हम बड़ी सुनते हुए आते हैं, हम आर्टिस्ट बैठ के भी ये बात कर रहे होते हैं कि यार साड़ी गल कोई नहीं कर रहा, कौन आगे ठीक करेगा। हम भी कोई देख रहे हैं कि कोई देवता कोई चीज आए आगे सब कुछ ठीक कर दे, कोई करिश्मा हो जाए, कोई जादू हो। भाई वैसा तो कुछ नहीं होना। तो मुद्दा ये है कि हम अपने तबके की बात कर रहे हैं कि नहीं, हम बतौर आर्टिस्ट अपनी पॉलिसी पे बात नहीं कर पा रहे, हम बतौर अवाम अपनी पॉलिसी पे बात नहीं कर पा रहे। तो उस वैक्यूम को तभी हम स्पेस को तब लेंगे जब हम रिक्लेम करना शुरू करेंगे। और आई थिंक ये मिडिल क्लास का और वर्किंग क्लास का एक आदमी है। तो आज भी जो मतलब मेरा, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड सोशियोलॉजी की है, फिर वो कॉमरेड भी हैं, थोड़ा सा एक लेफ्ट ओरिएंटेड भी है, तो थोड़े से तरकीब पसंद चीज़ों को जरा सोचने की कोशिश करते हैं। तो आज भी जो सोसाइटी है वो क्लास सिस्टम ही है। तो हर चीज जो है वो, जिस तरह हम कहते हैं एलीट क्लास है, जिस तरह साढ़े आर्ट दी भी एक एलीट है जिन्हें हर चीज अपने कब्जे च की है। अब वो जो लोअर क्लास का, वर्किंग क्लास का, मिडिल क्लास का आर्टिस्ट है, चाहे वो फिल्म मेकर है, एक्टर है, कुछ भी है, वो दब जाता है। उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है 40 साल की उम्र में जाकर, पिछले 15 साल उसके बाद कंसिस्टेंट रहो। अब हमारा बंदा भूखा मर जाए, कंसिस्टेंट है, बिल्कुल। ये देखिए ना, ये क्या नैरेटिव्स हैं। अच्छा सिप्ते भाई, आर्ट की फील्ड और मेरा ख्याल है सियासत जो है, ये दो बहुत अलग रूट्स हैं। ये इकट्ठी कैसे हो गई हैं एकदम आपके साथ? भाई देखो, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया फायदा, तो ये तो बात हम डेली सोचते, थिएटर का था कि फायदा कर रहे हैं ना। तो आई थिंक सियासत का भी ये एलिमेंट है कि वो हम आर्ट कर रहे हैं तो अपने ज़मीर की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो आज भी आपको मेरा ख्याल है हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा सियासी कारकुन मिलेगा जो सिर्फ अपनी ज़मीर की आवाज़ के पीछे ही खड़ा हुआ है अपनी एक पोजीशन पे, चाहे उसकी पोजीशन गलत है सही है वो एक बात की बात है, लेकिन अगर उठ के वो बात कर रहा है, आई थिंक वो भी उसके वो फायदे के एंगल से देख ही नहीं रहा। अब फायदा जो है वो मल्टीपल किस्म का हो सकता है कि आप पैसों के फायदे की बात कर रहे हैं, आप कोई सोशल स्टेटस के फायदे की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम बतौर आर्टिस्ट जो है, या हम सबसे पहले फायदा देखते हैं अपने ज़मीर का। मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरा दिल जो है राजी हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरी रूह की तस्कीर हो रही है कि नहीं हो रही। तो आई थिंक दोनों चीज़ों में है। और ये हमें लगता है कि सियासत और जो परफॉर्मिंग आर्ट है, ये बिल्कुल जो है वो एक दूसरे से मुखालिफ सेंस में नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है। हम जो कहानियां भी बनाते हैं उसके अंदर भी तो सियासत है। हम लेट से अपने ड्रामों में अगर घरेलू दिखा रहे हैं, वो बहू बहन, वो घर की पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से ड्रामा निकल रहा है। अब हमने जो स्टेज शेयर किए हैं, कितने ड्रामे हमने किए हैं, पूरे पाकिस्तान में किए हैं, पाकिस्तान से बाहर भी किए हैं, उसके अंदर जो कहानी है, वो जो कैरेक्टर खड़ा होता है, या लेट से बुल्ला खड़ा होता है, तो बुल्ले के इर्द जो फैसला देने वाला है, वो क्या सारी वो सियासत है। तो सियासत आई थिंक आप कहीं पे निगेट नहीं कर सकते कि अच्छा यार कहीं पे आप उसको माइनस कर दें और आप कोई चीज तख्लीक कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दोनों चीजें साथ हैं। और अगर आर्टिस्ट आई थिंक वो थोड़ा सा पॉलिटिकल एक्सप्रेशन पे बात करें तो वो समाज के लिए बड़ी फायदेमंद रहती है, क्योंकि आर्टिस्ट की एक आंख है। आप हम सारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, हम लोग जिस तरह से एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, हमारा सिर्फ एक एंगल नहीं है। मुजम्मिल देखेगा तो मुजम्मिल ये नहीं कहेगा मुजम्मिल का एंगल क्या है। मुजम्मिल दूसरे कैरेक्टर में भी मुजम्मिल ने जो किए हुए हैं उसकी आंख से भी जब देखेगा तो डिफरेंट ओपिनियंस आ जाएंगे, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे। तो आई थिंक वो आपको समाज समझने में बड़ी आसानी मिल जाती है। फिर कई रेवोल्यूशन ऐसे, आप रशियन रेवोल्यूशन की मिसाल उठा कर देख लें, उसके अंदर
मिसाल के तौर पर एक नॉवल है वो मैक्सिम गोर्की का माँ, तो वो आप पढ़ते हैं तो वो है सारा एक मतलब लिटरेरी तौर पर उसको देखा जाए, उसको कहानी लिखने के एलिमेंट से देखा जाए, उसमें बहुत सी सीखने की चीज़ें हैं, लेकिन उसके अंदर जो किरदारों की जो इनकलाब की और रशिया के तब के हालात की जो उन्होंने डिपिक्शन की है, ओ माय गॉड, वो आप पढ़ते हैं तो आपको फिर उसके अंदर जो एक उन्होंने एक इमोशनल पहलू माँ का रखा हुआ है कि माँ अपने पुत्र को कह रही है कि जा तू इनकलाब लेके आ, मैं तेरे नाल खड़ी है, तो उन्होंने भी पूरी बैकग्राउंड इस तरह दी है कि पंजाबी दी गल कर ली ना साथ कोई ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ कॉमरेड्स उनके घर इकट्ठे हो जाते हैं, तो आई थिंक उस नॉवल को पढ़ने की वजह से जो इंस्पायर हुआ और जो रूस के इंकलाब में शरीक हुआ वो एक कंट्रीब्यूशन है, उसके अंदर लिटरेचर का भी हाथ है, उसके अंदर कॉमरेड का भी हाथ है, और फिर उनको पॉलिटिकल फ्रंट पे जो लीड कर रहे थे उनका भी कैरेक्टर है। इस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लें, आप चाइनीज रेवोल्यूशन देख लें, साढ़े पंजाब का देख लो, मतलब भगत सिंह, मैं वही बात करने लगा था कि भगत सिंह एक किरदार है और अजोका का वो एक ड्रामा है भट्ट साहब, तो सिप्ते भाई ने उसका लीड भगत सिंह का कैरेक्टर किया हुआ है। तो जब आपको वो कैरेक्टर मदीहा आपा ने जब आपको कैरेक्टर दिया, जब आपको पता चला कि आपने ये कैरेक्टर करना है, क्योंकि आप है भी अभी इनकलाबी और भगत सिंह भी इनकलाबी था जिस तरह सबको पता है, तो क्या था कुछ फील आई कि यार मुझे लगता है मैं कुछ करने लगा हूँ? यार मुझे लगा कि वो एक्टिंग के साथ मेरे पैसे पूरे हो गए मेरा वक्त पूरा पड़ा वो एक ऐसा किरदार मैंने किया ना, मुझे लगा कि यार वाह, वो जो मेरी रूह की तस्कीर उस कैरेक्टर के साथ हुई ना, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक मैंने कोई किरदार ऐसा किया हो। ओ यस 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 यस, और फिर उसको मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था इतना कि वो करते हुए उसको समझना, फिर आप जब उसकी रूह में उतरने की कोशिश करें यार, वो एक एहसास ही आज भी देखें अगर भगत सिंह या उसके एसोसिएटेड के ऊपर जो भी फिल्म बनती है ना बहुत डीप होती है। अभी आप दुख रहता है कि हम कभी उसकी भगत सिंह की हिस्ट्री को, लेगेसी को अपने साथ एसोसिएट कर ही नहीं सकते, मान ही नहीं सके ना। मैं इंडियन जितने भी उनके हीरोज हैं ना, उनमें मुझे नहीं पता, उनकी हालांकि पॉलिटिक्स होगी, कोई कहीं लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन मैं भगत सिंह को मानता हूँ कि अगर उधर कोई हीरो था तो वो भगत सिंह था, जो एक आइडियोलॉजी लेके चल रहा था, जो कि सही थी आइडियोलॉजी, कि आप आजाद हो जाओगे फिर गुलाम हो जाओगे। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी मेजर बात है कि बेशक आज़ादी के बाद दो मुल्क अलग हुए, पंजाब का जो रिश्ता बॉन्ड हमेशा क्लोज रहा है। बेशक हमारी किताबों में, हमारे पाक स्टडीज के सब्जेक्ट में भगत सिंह का जिक्र नहीं रहा, लेकिन कभी ना कभी जब हम गानों के थ्रू, मूवीज के थ्रू जब भगत सिंह की हम स्टोरीज देखते हैं, हम कहीं ना कहीं एज अ पंजाबी उसको ऑन करते हैं। बस एक बदकिस्मती रही कि काश हमारी हुकूमत एक बड़े लेवल पे, जहाँ पर हम अपने इतने सारे मुस्लिम हीरोज को अपना एक पार्ट बनाते हैं कि आज़ादी में जिन्होंने शमालियत की, काश उसको भी ले देते। काश दो तीन और हिंदू जो बड़े एक जिन्होंने आज़ादी के लिए हम लड़े, हमने कभी इसको ऑन ही नहीं किया, हमेशा एक रिलीजन के पीछे हम लोग भागते रहे। तो लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी जब भी आप प्लेस को लेकर जाते हैं, कभी ना कभी आपके दिमाग में वो चीज़ आती है, कभी ना कभी ये चीज़ मैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर से शेयर करूंगा, यार ये चीज़ किसी न किसी सब्जेक्ट में डालो। एक होता है कि मन में ख्याल आता है, क्योंकि आपने किरदार को एक बहुत बड़ा किरदार प्ले किया हुआ है, सो यू नो द फीलिंग हाउ गुड इट फील्स टू बी समवन। तो आपको कहीं ना कहीं एहसास होता होगा, यार मैंने बचपन में किताब में क्यों नहीं पढ़ा, मेरे दोस्तों ने क्यों नहीं पढ़ा, काश हम स्कूल में ये प्ले कर सकते थे, इसके ऊपर गाना बना सकते थे, नज्म बना सकते थे। तो एक फीलिंग आती होगी उसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी के माहौल से हम सारे वाकिफ हैं कि किस तरह का वहाँ पर ट्रेंड रहा है। जब हम लोग इनरोल हुए वहाँ पे तो वो लड़कियों को जीन्स पहनने की भी इजाजत नहीं थी, और वो बाकायदा तौर पे फासला वो कि इतने डिस्टेंस पे बैठना जरूरी है। जमीयत का टाइम हाँ, मतलब वहाँ पे अभी भी चीजें वहाँ पे कुछ ऐसी हैं, लेकिन जब हम थे तब तो सिर्फ एक ही तंजीम थी। अब तो वो जो हमारे जाने के बाद हमने कोशिश किया कि वहाँ पे चले एटलीस्ट जमहूरियत हो, जो ग्रुप सियासत करना चाह रहा है उसको उसका एलिमेंट, उसकी स्पेस उसको मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर मैंने थिएटर का एक टूल को उस मकसद के लिए मैंने यूज किया है। और उसके अंदर स्टार्ट में ये था कि डिपार्टमेंट से स्टार्ट किया, हमारे जो इवन यूनिवर्सिटी की ड्रामेटिक सोसाइटी भी थी, हमारे जो डीएस थे उनकी बड़ी सपोर्ट थी, खुद भी ट्रेनरी थे, आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने बड़ा हमें मौके भी दिए कि आप लोग काम करें। लेकिन अब वो काम जो हम कर रहे थे, मुजम्मिल से हमारी मुलाकात होती थी, जीसीयू की तरफ से आते थे, तो हम मुलाकात करते थे किसी सेकंड वेन्यू पे, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं। तो अब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर थिएटर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उसको हमने डिपार्टमेंट के अंदर थोड़े थोड़े स्किट्स करके उसको करने की कोशिश की। हमारे डायरेक्टर कहते थे कि तू कर रहे हैं तो फलाना मसला हो जाएगा, फलानी तंजीम आ जाएगी, फलानी तंजीम का सर कुछ नहीं होता, ਅਸੀਂ कोई ऐसी गल नहीं विखा रहे कि ਜਿਹੜੀ कुछ सेंसर होने वाली होवे, ਅਸੀਂ करैक्टर ही मां धी दे विखा रहे हैं, तो मसला ही कोई नहीं होना। तो ये टाइम कौन सा है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2013 की, 12 की, 14 की। तो अब वो
बीच में जब स्टार्ट में हमने करनी शुरू की, सोसाइटी मैंने एक बना ली अपने डिपार्टमेंट की, और वहाँ पर हमने एक सिलसिला का सारा शुरू किया। तो पहले 2-3 इवेंट्स पे लोग आए, बंद करो जी साउंड वाले को, तू इतने की करना है, निकले तो सारा कुछ। अब वो होता रहा, वो सारा कुछ फेस भी किया। फिर हम थोड़े खुद भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के थे, तो हम फिर अपने पाँव पे खड़े रह के, नहीं जी होगा, आप इधर बैठे मेरे भाई, आपको एक जुमला, एक सीन आपको गलत लगे कि ये उस मेयार के मुताबिक नहीं है जो आपने सेट किया हुआ, तो मैं ड्रामा बंद कर दूंगा। ड्रामा तो होगा यहाँ पे। बहरहाल वो छोटी छोटी चीजें कर करके उसके अंदर फिर हमने पीछे भी पड़ जाते थे, फोन शून भी कराए, सारा कुछ हुआ, सारा कुछ चलता रहा। लेकिन उसकी वजह से ये हुआ कि जब हमने वो थिएटर किया, साथ में कुछ दोस्त जुड़े जिनकी मेहरबानी कि उन्होंने उस चीज की खासियत को समझा, उसके बाद ये ट्रेंड बन गया कि आर्ट अपनी स्पेस खुद लेती है। आप आर्ट में क्या दिखा रहे हो, बात की बात है, आर्ट अपनी स्पेस ले लेती है। अब जब डिपार्टमेंट में वो सारी चीजें होनी शुरू हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी 2-3-4 डिपार्टमेंट, वो फलाने डिपार्टमेंट जी तो उन्होंने थिएटर कर देता है, अच्छा वो फलानी तंजीम है नहीं आईसी, लेकिन फिर उन्होंने करता है। तो आई थिंक वो जो एक एलिमेंट है कि आप बात करते हैं कि तब्दीली या चेंज थ्रू आर्ट जो है, वहां पे एक्सपेरिमेंट हुआ, और वो एक्सपेरिमेंट अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रहा। उसके बाद ये है कि अभी वो सोसाइटीज भी चल रही हैं, अब वो वहाँ पे स्ट्रीट थिएटर की भी बात सुनने को मिल जाती है, वो फेस्टिवल भी करते हैं, वो कभी कभी थिएटर के गुरुज को भी बुलाते हैं कि आगे ट्रेनिंग हो। तो आई थिंक वो 2013-14 में जो बीज लग गया, कुछ आर्टिस्टों ने लगा लिया, उसमें मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा। तो अब वो 7-8 सालों के बाद अब हम जब जाते हैं, हमें बतौर सीनियर्स के तौर पर बुलाते हैं, तो बड़ा एक अंदर से एक प्राउड फील आती है कि यार अच्छा एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ तो अपने हिस्से की क्षमा, कुछ ना कुछ तो हमने रोशन की। तो वो एक बड़ा उसके अंदर एक करैक्टर है। फिर जो पॉलिटिकल पार्टी की बात की आपकी, उसके अंदर भी मेरा ख्याल है कि लाहौर में 8,000 ऑडियंस का थिएटर नहीं हुआ होगा, वो मैंने करवाया। और वो हमारा पीएसएफ का स्टूडेंट कन्वेंशन था जो हमने किया पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसमें स्टोरी लाइन जो रखी वो एक तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, और फिर उसको लिंक किया आज की हमारी जो एक पॉलिटिकल पार्टी हुई मेरी फिनिश पीपल्स पार्टी के साथ है, तो उसके साथ उसको एंडिंग पे लेके आया बिलावल साहब के ऊपर। तो वो 20 मिनट का, हमने 25 मिनट का प्ले तैयार किया। अब उसको जब वो 8,000 ऑडियंस को पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आपने उसको स्टेज किया, और पूरी एक प्रॉपर एक थिएटर एलिमेंट के साथ उसको एक सारा एक आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस उसको परफॉर्म की, तो आई थिंक वो 8,000 लोग सेंसिटाइज हो गए। वो पंजाब यूनिवर्सिटी थिएटर 8,000 ऑडियंस के सामने, उससे क्या हुआ कि हमें हमारा जो एक बयानिया वो तो एम्पावर हुआ, थिएटर भी एम्पावर हुआ। और फिर वो जो कन्फ्यूजन होती है कि जब हम बात करते हैं कि अच्छा थिएटर तो लोग की कहानी आखना वेच दो केरे वाला, तो वो समझ आते हैं कि अच्छा कोई कमर्शियल थिएटर की गल हो रही है या पंजाबी थिएटर की बात हो रही है। तो वो भी हमने उसको तोड़ा कि नहीं, थिएटर संजीदा भी होता है। तो 8,000 में से वो लोग एक संजीदा मैसेज लेके, तो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन है। तो मुझे जहाँ पे मौका मिलता है कि यार यहाँ पे मैं कोई परफॉर्मिंग आर्ट को ले आऊँ, यहाँ पर मैं कोई चीज़ ऐसी उसके अंदर मैं ऐसी वेरिएशन ऐड कर लूँ, मैं कर लेता होता हूँ। तो जो पार्टी की सपोर्ट है हमारी, वो फिर ये ना होगा मैं अपनी पार्टी की ज्यादा मैं प्रमोशनल बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई नहीं काट दे लेकिन ये है कि जो मेरी सियासी पार्टी है उन्होंने हमेशा जो है ना वो आर्ट को और उसको बड़ा एम्पावर किया। उसकी मतलब छोटी सी मिसाल मैं दे दूं, जिस तरह कराची आर्ट्स काउंसिल है, हाँ, और पूरे पाकिस्तान की आर्ट्स काउंसिल एक तरफ, हाँ, कराची आर्ट्स काउंसिल। जन अच्छी सही बात। अहमद शाह साहब के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है आपकी कि आपकी पार्टी की जो एसोसिएशन है वो पीपल्स पार्टी से है, राइट। वो फंड्स भी दे रही है, और वहाँ पे आर्ट के ऊपर जो आपने आर्ट्स काउंसिल का बात किया, आर्ट्स काउंसिल के ऊपर जो उनके प्रेसिडेंट है अहमद शाह साहब, राइट बंदे हैं। जब से आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट बनते हैं, मैंने आर्ट्स काउंसिल को वहाँ पे ऊपर जाता हुआ ग्रो करता भी देखा है। पिछले लास्ट ईयर में 3 से 4 साल के अंदर आर्ट्स काउंसिल ने उधर इतना ग्रो किया ना, उससे पहले उधर नाम कहीं चल रहा था, ठीक है, इधर फारिग लोग बैठे होते थे या पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए यूज हो रहा था। थिएटर ग्रो किया, थिएटर के बाद वहां पे क्लासेस स्टार्ट हुई, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, डांस, फिर उसके बाद एक्टिंग, थिएटर, सब चीजों की प्रॉपर क्लासेस होती है वहां पे, प्रॉपर एक ठीक है, यूथ को जो साथ मर्ज किया है, जो एक एक्साइटमेंट दी है। क्योंकि आप अभी भी जाएं, जो कराची में हमारे सुनने वाले व्यूअर्स हैं, यूथ में एक्साइटमेंट नजर आती है आपको, जो आपको बहुत कम है। यूथ अपने मुल्क के साथ भी एक कल्चरल पार्ट के साथ भी एक जुड़ना, एक एक्साइटमेंट होना, उनके आंखों में वो ड्रीम देना कि जैसे कि बताया कि शाह साहब ने वहां पर थिएटर का स्टार्ट किया, म्यूजिक का स्टार्ट किया, डांस का स्टार्ट किया। द यूथ, द जेन ज़ी that we talk about before, they are genuinely excited. They want to be a part of it, they want to create something new. तो वो जब आते हैं आपको हलचल नजर आती है। Oh, yes. पहले आपको लोग वेले नजर आते थे, कोई 4-5 बाबे बैठे होंगे या पुरानी जनरेशन के बैठे होंगे, तो वो अब आप जाएं
आर्ट काउंसिल में आपको हर जगह यूथ ही नजर आएगी, कुछ ना कुछ कर रही होगी, कोई ना कोई प्ले चल रहा होगा। तो ये मैं कहता हूँ शाह साहब की सबसे बड़ी सक्सेस है कि आज की जनरेशन को एक आर्ट का, एक कल्चर का पार्ट बनाने का और मैं वो एक डिजायर डालना, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। नो मेरे डाउट। ख्याल से कि मैंने तो आर्ट काउंसिल में मैं तो जॉब भी करता रहा हूँ, तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अहमद शाह साहब का ना विजन बहुत बड़ा है। ठीक है, वो सिप्ते भाई, मैं क्योंकि उनकी क्रिएटिव टीम में था, मैं जब पहले वहाँ पे मेरी जॉब हुई तो मैं वीडियो एडिटर था, वीडियो एडिटर से करते करते मैं क्रिएटिव मैनेजर की पोस्ट पे चला गया, और हमारे पास इतना वक्त होता ही नहीं था कि हम घर जाएं, जाके रेस्ट करें, नहीं। कभी उर्दू कॉन्फ्रेंस चल रही है, कभी सिंधी कल्चर फेस्टिवल चल रहा है जिसपे पूरे सिंध के कल्चरल फेस्टिवल, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, एक्टर्स, डांसर्स, हर बंदा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वो खत्म हुआ, सखर में फेस्टिवल हो गया, ये खत्म होना है तो उसके बाद वहां पे चलना है। तो वो जो ग्रोथ है ना उनकी, उन्होंने जो आर्ट्स काउंसिल को बना दिया, मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट कराची में एक जगह है हमारे पास जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हमें एक कम्युनिटी मिल सकती है, जहाँ पे हमें अपने आर्टिस्ट मिल सकते देखो ना, हैं। और खैर वो लास्ट 2-3 साल से करवा रहे हैं वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। आप एक बार वो विजिट कर लें, 40 दिन आपको ऐसा लगेगा वाकई में किसी फेस्टिवल में आए हैं। एग्जैक्टली, आपको इंटरनेशनल, और इतना ऑर्गेनाइज्ड है ना उनका सिस्टम के उधर जब इंटरनेशनल परफॉर्मर्स आ रहे हैं, वो कितने दिनों के लिए आ रहे हैं, उनको ठहराया किधर होटल में जा रहा है, अच्छा ठहराते हैं उनको, पिक एंड ड्रॉप सर्विस, उनको कोई कंप्लेन नहीं होती। और वो लोग यहाँ पे आके, कई लोग होते हैं कि यार पाकिस्तान में भी आर्ट है, उनको, कई लोगों को ऐसा बाद में पता चल, और हमें कितने मुल्कों का पता चल रहा है कि भाई अफ्रीका से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं, आप यू नेम इट, उधर उस कंट्री का उधर आर्टिस्ट आया है, म्यूजिशियन होगा या थिएटर एक्टर होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिफरेंट फॉर्म्स आपको नजर आ जाएंगे जो दुनिया कर रही है। आपको खुद अपने आप में रियलाइजेशन होगी यार हम किधर फंसे हुए हैं। देखिए, मुझे हम पहले बात कर रहे थे ना कि जो हुकूमतें होती हैं या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है। वहाँ पे उनकी डायरेक्शन सीधी है, तो वहाँ पर उन्होंने अहमद शाह निकाल लिया। हमारे यहाँ पे पंजाब में, पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, जीबी में, कश्मीर में डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। हम पॉलिसी को लेकर डाउटफुल नहीं है, हमारी नीयत ही खराब है, जिसकी वजह से हम अहमद शाह यहाँ पे बहुत है। लाहौर में आप हमारी हुकूमतों की डिमेंशन ठीक हो जाए, लाहौर में भी आप 1000 अहमद शाह निकाल सकते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि डिमेंशन ही नहीं है। वहाँ पर उनका इंटरेस्ट है, वो ज़रा आर्ट को, चीज़ों को समझते हैं, तो उन्होंने एक स्पेस दी हुई है। यहाँ पर अलमरा आर्ट्स काउंसिल में हमारे सारे वो बड़े काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी बरादरी से भी जो सीनियर्स जाते हैं तो वो भी ब्यूरोक्रेटिक हो जाते हैं। तो वो भी जाएंगे, जाके सेक्रेटरी से मिलेंगे, फलाने ज्वाइंट सेक्रेटरी से मिलेंगे, कुछ बस जाएंगे, चाय शाय पियेंगे, अपनी PR करेंगे, चले आएंगे। उन्होंने आज तक, आप मतलब उसमें क्या छोटी सी बात, मतलब मिसाल तो रख लें, नाम लेने नहीं चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है लाहौर का, और उनकी सरबराह को बनाया गया अलमरा का चेयरमैन। तो बंदा उनसे, मैं एक बतौर आर्टिस्ट उनसे सवाल करना चाहूँगा कि आपने क्या किया। आपने अपना फेस्टिवल तो बड़ा सेफ एंड साउंड आप करवा लेते हैं, उससे हटके जो आपकी जिम्मेदारी थी बतौर चेयरमैन कि आप बाकी आर्टिस्टों को भी साथ लेकर चलें, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन 0 है। तो हमारे यहाँ पर वो नीयत ही नहीं है। तो आई थिंक ये जो थोड़ा सा बार बार बात करते हैं ना कि जब गवर्नमेंट आपकी चाहती है कि वो आर्ट फ्लरिश होगा तो किताब संधि भी खत्म हो जाएगी यार। आर्ट फ्लरिश होगा तो आपके जो ह्यूमन राइट्स के मसले हैं, वो जो नीचे आपने छोटे इलाकों को, बड़े इलाकों को, जो तरक्की की चीज़ें हैं, जो माइंडसेट की चीज़ें हैं, वो सब ठीक हो जाती हैं। तो अगर थोड़ा सा अपना एक तरीका बेहतर कर ले, तो कराची आर्ट्स काउंसिल की तरह बाकी आर्ट्स काउंसिल भी अगर उसी तरीका को फॉलो कर ले, तो आई थिंक आर्ट बहुत बेहतर हो जाएगा पाकिस्तान में। जो हमारा जियाउल हक का टाइम था, ठीक है, Exactly. उनको अब मिला है। अब बेसिकली 10 साल तो उसको भी हो गया मोदी को, और 10 साल में उसने एक पूरा जो हेट्रेड है, एक नेशन में हेट्रेड ही भरी है ना उसने, और क्या किया, एंटी इस्लाम या एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तान, उसके ऊपर इलेक्शन जीत रहा, उसके ऊपर उसने वो एक पूरी एक जनरेशन को, जो अभी उधर 14-15 साल का बच्चा है, उसकी डेवलपिंग होनी थी, उसने कर दी है। अब उसको कुछ 30 साल बाद जाके पता चलेगा कि भाईजान ये मेरे साथ क्या गलत हुआ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪੇ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕੇ बैठ लो। तो वहाँ पे बड़ी प्यारी बात की कि 30 साल बाद हम पूछेंगे इनसे कि हाँ जी भाई ऑनर आम है। और ऐसा हिटलर के टाइम पे भी हुआ था। ओ यस, हिटलर के टाइम पे भी बहुत से फिल्म मेकर्स थे, क्योंकि उस टाइम पे जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा जो वेपन था
वो टीवी और फिल्म था। हिटलर ने अपना विजन लोगों को बचाने के लिए उसने फिल्में बनवाई थी, और उस वक्त जर्मनी ने बहुत कमाल की आर्टिस्टिक टेक्निकली बेस्ट फिल्म बनाई थी। लेकिन जब हिटलर वो जंग हारा, उसके बाद वही फिल्म मेकर्स आके बैठ गए, हम तो बस जो था उसके लिए हम कर रहे थे, यानी कि हम पीछे हट गए। लेकिन जब तक हिटलर रूल पे था, वो कहते कि हम लोग इसके साथ हैं, जो इसका विजन हम इसके साथ हैं। उन्होंने बहुत कमाल की फिल्में बनाई। लेकिन जब हिटलर गया, फिल्म मेकर्स तो वहीं थे, और अवाम ने उनको वहीं वो जेल कराई। यस यस यस। तो ये एक बहुत बड़ा जो मैं देख रहा हूँ हिस्ट्री रिपीट हो रही है इंडिया के अंदर। आई होप कि इंडियन अवाम ये समझ सके। लेकिन क्योंकि आज से मुझे लगता है, ये मेरी प्रेडिक्शन है, मैं कह रहा हूँ कि आज से 100 साल बाद जो जनरेशन आएगी 323 या 302 में, वो हमें देख के कहेगी यार देखो हमारे बड़े कितने चूतिए थे, आपस में लड़ रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही तो वो ये नहीं रेफरेंस कर लेके इस्तेमाल करेंगे। प्रेडिक्शन भी दे दिया। मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो वीडियोस, ये पॉडकास्ट जो आ रही हैं, ये फ्यूचर में एक हिस्ट्री रेफरेंस इस्तेमाल होगी। हाँ। ये कहीं ना कहीं डिस्कशन लोग, ओए बड़ी गेम भाई, लेजेंड बैठे हुए हैं मुझे पता है हमारे साथ। मैं तारीख का हिस्सा बन रहा हूं, मुझे आप तारीख का हिस्सा बन रहे हैं। ओए मतलब कि जिंदगी क्या कहती है, जिंदगी में मोहब्बत का किरदार तो बहुत होता है। कोई लड़की शड़की है, शादी होगी आपकी? नहीं यार, तो क्या कहते हैं, हैप्पीली सिंगल। सिंगल? ओ यार सिंगल है मैं। लेकिन आर्टिस्ट हूँ और रोमांटिक ना हो। हाँ, ये भी मुश्किल बात है। हाँ, तो लेकिन रोमांटिक मोहब्बत तो बड़ी जरूरी है भाई, मतलब मोहब्बत के बगैर आप कैसे। मूवी मोहब्बत, वो वो एक शो है ना, उसमें इमरान अशरफ भाई, वो ऐसे हुई मोहब्बत हुई। आप बता दो कि मुज़ाकरात में इमरान अशरफ की इमरान भाई की बात कर रहा हूँ मैं, इमरान पानी अशरफ पीती भाई पे तो बता वो किया। यार वो बड़ा मजे का लगा ना मुझे इमरान भाई का, जिस तरह किया ना वो कोई गेस्ट सामने बैठे हुए बंदे को बता, खुद ही सीरियस होता है। हाँ। मोहब्बत हुई वो बंदा को यार इतनी जोरी तो हुई नहीं। जितनी इमरान वो खुद ही अच्छा सीरियस वो फिर आगे से खुद ही कोई संजीदा डायलॉग दे देगा मोहब्बत का ये था, मोहब्बत हुई, उसने कहा हाँ, दर्द हुआ। यार इट वाज लाइक वो वेरी नाइस यार। अच्छा खैर हम उधर से ये लगा देंगे, नहीं लगाएंगे देखेंगे। सिर्फ भाई जिंदगी मोहब्बत, हाँ यार, मोहब्बत बड़ी जरूरी है। जरूरी है। हुई कितनी बार हुई मोहब्बत? वहां से एक दफा ही होती है, एक दफा फिर आप रुक जाती है, रुक जाती फिर आप करते रहते हैं, बांटते रहते हैं, लेते रहते हैं। मोहब्बत मिली? हाँ, मोहब्बत मिल गई। हाँ मोहब्बत के नाम ये कौन है? किस रूप में मिली है वो? यार मोहब्बत देखें भाई, मोहब्बत के बड़े रूप हैं। मोहब्बत आपको इंसान की सूरत में भी मिलती है। मैं इंसान की सूरत में जानना चाहता हाँ, उसमें मेरा ख्याल है कि वो मोहब्बत जो है ना, वो हर रिश्ते में एक्सप्लोर करनी चाहिए। हम नहीं करते हैं, हमारा वो थोड़ा सा मसला भी है कि आपको अपने भाई से मोहब्बत है, आपको अपनी माँ से मोहब्बत है, आपको अपनी बहन से मोहब्बत है, आपको अपने दोस्त से मोहब्बत है, फिर आपको वो मोहब्बत है जिसके पीछे आप पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। आप कहते हैं भाई ये वो भी करनी चाहिए। सारी मोहब्बतें करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ पे मसला ये भी है ना कि हम वो क्या कहते हैं कि नफरत करो खुलेआम, मोहब्बत करो छुप छुप के। मोहब्बत खुल के करनी चाहिए, नफरत जो है ना वो तो हम बड़े फखर से बताते हैं। वो जी साड़ी स्नैक च है ना कि यार असी जो स्टोरियां ते आने जरा कोई पैर मारना है, जरा कोई गल सुनानी है, ते ਅਸੀਂ ਗੱਲ करने कि जिस मैं इंज करता ते मैं फलां करता, मैं धमका करता। ते ਅਸੀਂ अगर कॉमन टॉपिक बदल के ते अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ कि जी यार मैं बड़ी मोहब्बत करना, या मैनू थिएटर ਨਾਲ बड़ी मोहब्बत है, मैनू उस औरत ਨਾਲ बड़ी मोहब्बत है, मैनू उस बंदे ਨਾਲ बड़ी मोहब्बत है, तो चीज़ां ऑटोमेटिकली जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा सिफ्ते भाई, कोई सुनाए जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आया हो कि जिस वक्त लगा हो कि आज तो मेरी फट गई है, आज तो मैं मर गया, मतलब मौत देखी हो आपने? यार मौत तो खैर उस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि वो मेरे कुछ उस तरह से इनका पैटर्न है कि वो मौत फील कर ली, मगर मौत जब फील की फिर तो उसी उससे बड़ा मौत फील करके फिर मैं वापस किधर आ ये बंदा ये बंदा आपको मेरा हमें ज्यादा मजाक वाले रूम में आ रहा है। कभी मोहब्बत हुई? जबरदस्ती आपको हर चीज फील करवा
प्यार से लेकर मौत तक का सफर डॉक्टर्स के साथ हम आपको यहाँ पे मौत भी दिखाएंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए ना, वो ये चक्कर है ना कि मतलब ऐसे लम्हात आते बंदे, हर बंदे की जिंदगी में अच्छा कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आ जाता है कि बंदा कहता है कि पहचाना अज तक गया, लेकिन तुम निकल आते हो फिर ते उस तरह दे हो तो मतलब बंदा मोटरसाइकिल तो भी डिग्गी लगता है कि मैं गया। बड़े मोमेंट्स हैं उसमें, फिर वो सियासी जिंदगी के भी हैं, बाकी भी है, तो यस। अच्छा, सियासत से मुझे वो याद है, आपका सियासी सफर शुरू कब हुआ, किस एज में? मैं सेकंड ईयर में था। सेकंड ईयर? हाँ, मैं था तब आई थिंक 19 का होगा। यस, 19 में। हाँ 19 में मतलब किस तरह से आप डायरेक्ट पीपल्स पार्टी में आए? मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो दोनों जर्नलिस्ट थे। ओके। तो सिनेरियो ये था कि घर में एक वो अब सहाफी होते, तुसी घर शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ बैठे होते ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तो ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟਰ ਚ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਸਨ, ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਲਬਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਲਬਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ स्टूडेंट पॉलिटिक्स से गलबात हो रही है, उत्थे यह गलबात हो रही है कि आपके भी राइट्स हैं, नौजवानों की भी हकूक हैं, चैलेंजेस क्या हैं, एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क क्या है, आप स्टूडेंट होनी चाहिए नहीं होनी, वो सारी बातें नहीं कि अच्छा यार मैं तो कुछ 10 सालों से स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हुआ रहा हूँ, मैंने तो बातें कभी सुनी नहीं है, ये बातें इतनी अच्छी हैं कि यार स्टूडेंट्स के तो मसले मसाले नहीं है, जो उस पर कोई बात करने वाले नहीं है। तो वो बहरहाल उधर से एक इंटरेस्ट बना कि यार ये जाना चाहिए, फिर आपको 4 और दोस्त मिल जाते हैं, तो आई थिंक उससे फिर एक सिलसिला बना। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना वक्त दिया, अपना अंदर लाइट भी चली गई तो उसके लिए माजरत। यूपीएस नहीं है, अभी स्पॉन्सर आएगा ना तो लगा देंगे। तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और सोने वाले वो भी स्पॉन्सर तो आप लोग हमें जरूर देखें और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सत्य भाई का अपना प्रोडक्शन हाउस है रेड फिल्म के नाम से, फिर सत्य भाई का अपना भी प्रोडक्शन हाउस है रेड फिल्म के नाम से, और इनका थिएटर ग्रुप है मुखोटे। अगर आप थिएटर करना चाहते हैं लाहौर में तो आई सजेस्ट कि आप ज़रूर जाएं और बी अ पार्ट ऑफ मुखोटे थिएटर। और बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत चीज़ें जो ऐसी हैं जो आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी होंगी, थोड़ी सी सियासत सीखने को मिल जाएगी लोगों को, ठीक है। तो सत्य भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका इतना जो प्रीशियस टाइम था वो आपने हमें दिया। अल्लाह आपको कामयाब करे आपके सियासी सफ़र में, आपकी अदाकारी के सफ़र में, आपकी जो डायरेक्शन है उसके सफ़र में, आपके नेशनल पीस लीड जो आप कर रहे हैं, जिस तरह आप मुल्कों में जाकर पैगाम पहुंचा रहे हैं पीस का, तो अल्लाह आपको मज़ीद हिम्मत दे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सकता है दूसरों की मदद करें और मतलब के बगैर करें, आसानियाँ पैदा करें दूसरों के लिए और अपने लिए भी। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और सत्य भाई जाते हुए अगर आपका कोई पब्लिक मैसेज हो, अगर जो आप आवाम को देना चाहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर दें। पहला मैसेज तो ये है, बात ये है कि ये कंट्रोल गुफ्तगू नहीं करते, कोई इनकी प्री प्लान गुफ्तगू नहीं है, तो खुल के बात करते हैं और खुल के बात करने में सारी बात होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा जो है, जो मैसेज वाली बात है कि हमारी जो कम्युनिटी है बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है, और उसमें मेरे ख्याल से कि चैलेंजेस ज़्यादा रहता है, एक मेंटल हेल्थ के इशूज़ रहते हैं कि क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा। तो आई थिंक मेहनत करते रहे, काम करते रहे, कुछ ना कुछ बन जाता है। और वो जो एक फ्रेमवर्क है कि हम नई अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बना सकते हैं, वो बिजनेस को समझने से है। जिसको अगर हम थिएटर कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उसके अगर हम बिजनेस फ्रेमवर्क को जो मौजूद है अगर हम उसको समझ लेंगे तो वो आसानी है सबके लिए। आप उसको करियर बना सकते हैं, आप किसी की इंस्पायरेशन बन सकते हैं, आप अपनी एक जो आपके हिस्से में अल्लाह ने इज्जत लिखी हुई है वो समेट सकते हैं। तो वो मुश्किल काम करने से है, पॉजिटिव रहने से है। तो स्टे पॉजिटिव और स्टे ट्यून्ड विद डॉक्टर्स। ओके, थैंक यू सो मच।